बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली डिस्कशन में हमने ये सवाल उठाया था कि क्या हमारी बार पॉलिटिक्स में ग्रोबंदी असूलों पर गालिब आ चुकी है। आज हम इसी गुफ्तगू को एक कदम आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि कोई ग्रुप सिर्फ इलेक्शंस, पैनल्स, नारों और वोटों से ताकतवर नहीं होता। इसके पीछे कुछ शख्सियात, कुछ चैम्बर्स, कुछ सियासी ताल्लुकात और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम लीडर्स कहते कहते आहिस्ता आहिस्ता अपना मेंटोर भी समझने लगते हैं। लेकिन हर कामयाब शख्स मेंटोर नहीं होता, हर बड़ा वकील मेंटोर नहीं होता, हर मशहूर चैम्बर तरबियतगाह नहीं होता, हर बार लीडर रहनुमा नहीं होता। हर वो शख्स जो पार्लियामेंट, सेनेट, मिनिस्ट्रीज, बार काउंसिल्स, जुडिशल कमीशंस या किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस तक पहुंच जाए, लाजमन प्रोफेशंस के लिए कोई रोशनी का मीनार भी नहीं बन जाता। टीचर्स आपको इल्म दे सकते हैं, कोच आपकी स्किल बेहतर कर सकता है, पेट्रॉन आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल सकता है, स्पॉन्सर आपको कोई मौका दिला सकता है, लीडर लोग जमा कर सकता है। लेकिन जो मेंटोर है वो इंसान बनाता है। मेंटोर आपको अपने पीछे नहीं लगाता, वो आपको अपने पाँव पर खड़ा करता है। वो आपको अपनी शख्सियत, अपने चैम्बर, अपने ग्रुप या अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकिल फॉलोअर नहीं बनाता। वो आपके अंदर एक ऐसी अक्ल पैदा करता है जो इससे भी इख्तलाफ कर सके, ऐसा ज़मीर पैदा करता है जो अपने फ़ायदे के ख़िलाफ़ भी सच बोल सके, और ऐसा लीगल कॉन्शियसनेस पैदा करता है जो क्राउड, पॉपुलर नैरेटिव, पॉलिटिकल प्रेशर और ग्रुप लॉयल्टी से बुलंद रह सके। कानूनी प्रोफेशन में मेंटोरशिप सिर्फ ये नहीं कि सीनियर ने जूनियर को बेल पटिशन्स, प्लेंट, रिटन आर्गूमेंट्स या क्रॉस एग्जामिनेशंस के चंद तरीके बता दिए। हकीकी मेंटोर इसे लीगल रिसर्च की तहजीब सिखाता है। वो इसे बताता है कि हेड नोट्स नहीं, जजमेंट्स की रीजनिंग पढ़नी है, साइटेशंस याद नहीं करनी, रेशो समझना है, फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग अलग करने हैं, एलिगेशंस और एविडेंस में फ़र्क रखना है, फॉरम, जुरिस्डिक्शन, प्रोसीजर और रेमेडी को एक दूसरे से जोड़ना है। वो ये भी सिखाता है कि हर रिलीफ कामयाबी नहीं होता, रूल ऑफ लॉ के रस्से से हासिल होने वाला रिलीफ ही ग्रेस ऑफ एडवोकेसी है। और मेंटोरशिप सिर्फ स्किल नहीं, किरदार की तामीर भी है। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती है कि हकीकी रहनुमाई इंसान को शख्सियत का ग़ुलाम नहीं बनाती, इसे हक, अदल, दयानत, ज़िम्मेदारी और अखलाकी इस्तिक़लाल के साथ खड़ा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अहकामात नहीं दिए, किरदार पैदा किए। ऐसे इंसान पैदा किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी हक कहते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी असूल, अदल और ज़िम्मेदारी के साथ खड़े रहे। यानी हकीकी रहनुमाई की कामयाबी ये नहीं कि लोग मेंटोर्स के गिर्द कितनी देर खड़े रहे। असल कामयाबी ये है कि मेंटोर के बाद वो हक, कानून और ज़मीर के साथ कितनी मजबूती से खड़े रहे। हकीकी मेंटोर अपने बाद अपना ग्रुप नहीं छोड़ता, वो कानून पर यकीन रखने वाली आज़ाद नस्ल छोड़ता है। लेकिन जब हम इसी मियार के साथ अपने प्रोफेशन के बड़े नामों, ग्रुप हेड्स, पॉलिटिकल लॉयर्स और ऑफिस होल्डर्स को देखते हैं तो एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। आज़ाद लीगल माइंड्स कम नज़र आते हैं, फॉलोअर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स कम नज़र आते हैं, गेट कीपर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। मेंटोर्स कम नज़र आते हैं, पेट्रॉन्स, बेनिफिशरीज, पावर ब्रोकर्स और अगली बारी के उम्मीदवार ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसीलिए हम मेंटोर तलाश करते करते एक बहुत बड़े कनेक्टेड वेब के सामने आ खड़े हो जाते हैं। और अब अगर कनेक्टेड वेब को पूरी तरह ना समझा जाए तो बाकी तनकीद चंद शख्सियात की बायोग्राफी बनकर रह जाएगी। ये वेब सिर्फ बार इलेक्शंस का कोई पैनल नहीं, ये सिर्फ चंद सीनियर्स की दोस्ती नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक बार ग्रुप का ताल्लुक नहीं। इसके ताने बाने दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट्स, मुमकिना एस्टैब्लिशमेंट अलाइनमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और इसी तरह गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, बड़े चैम्बर्स, बार काउंसिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जुडिशल अपॉइंटमेंट्स और सबसे अहम कि बार बेंच रिलेशंस तक भी फैले होते हैं। एक तरफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, इसके अपने मिनिस्टर्स होते हैं,
अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ होती है, अपने पॉलिटिकल अलाइज और अपने मुखालफिन होते हैं। किसी को इक़्तिदार में रखना, किसी को सियासी तौर पर कमज़ोर करना, किसी हरीफ पर इंस्टीट्यूशनल प्रेशर डालना, किसी को प्रोटेक्शन देना और किसी के लिए स्टेट मिशनरी का रस्सा हमवार करना, ये सब पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। और बाज़ अदवार में गवर्नमेंट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट्स की हिमायत, दबाव, मुफाहमत या इंस्टीट्यूशनल अलाइनमेंट्स का तासुर भी नज़र आता है। गवर्नमेंट सिर्फ कैबिनेट नहीं बनाती, इसके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलती है और ब्यूरोक्रेसी भी खला में काम नहीं करती। सेक्रेटरीज, पुलिस कमांड्स, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज़, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ऑफिसेस के हेड्स कानूनी प्रोसीजर्स के तहत ज़रूर आते हैं, मगर पोस्टिंग्स, कंटिन्यूएंस, एग्जेक्टिव कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटीज़ के सवालात भी मौजूद रहते हैं। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने काबिल एतमाद लीगल फेसेस को सामने लाती है और वो लीगल फेसेस पहले से बार ग्रुप्स, बड़े चैम्बर्स या पॉलिटिकल सर्कल्स में मौजूद होते हैं। बार ग्रुप्स इन्हें वोट, कैंपेन फोर्स, विजिबिलिटी और प्रोफेशनल लेजिटिमेसी देता है। पहले बार ऑफिस आता है, फिर बार काउंसिल, फिर कमेटी, फिर गवर्नमेंट ब्रीफ्स, फिर लॉ ऑफिसेस, फिर पॉलिटिकल नॉमिनेशंस, फिर सेनेट, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम या जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के प्रोसेस तक रसाई। ओहदे अलग, दफातर अलग, कवानीन अलग और नाम अलग होते हैं, मगर एक्सेस, रिकमेंडेशंस, लॉयल्टीज़ और बेनिफिट्स का मरकज़ एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और इस वेब के अंदर लॉ ऑफिसर्स का पूरा निज़ाम समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ वफाक, सूबा और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तीन अलग चेन्स में काम करते हुए भी एक बड़े एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट से जुड़ जाते हैं। वफाक की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस करता है। इस स्ट्रक्चर में अटॉर्नी जनरल्स के साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ फेडरल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के सामने फेडरेशंस की नुमाइंदगी करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह सूबे की नुमाइंदगी एडवोकेट जनरल्स का ऑफिस करता है और इसके तहत एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सूबाई गवर्नमेंट्स और इसके डिपार्टमेंट्स के मुकदमात चलाते हैं। ये बुनियादी तौर पर एग्जेक्टिव लॉ ऑफिसेस होते हैं, जहां गवर्नमेंट्स की अपॉइंटमेंट पावर्स, कॉन्फिडेंस और नॉमिनेशन अहम होती है। और इसके बाद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस की एक अलग चेन आती है। प्रोसिक्यूटर जनरल्स के तहत एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और मुख्तलिफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स काम करते हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के प्रोसिक्यूटर्स, स्पेशल कोर्ट्स के प्रोसिक्यूटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रोसिक्यूशन और सुपीरियर कोर्ट्स में क्रिमिनल मैटर्स की नुमाइंदगी। हर एडीपीपी, डीडीपीपी या डीपीपी को बराह रास्त पॉलिटिकल अपॉइंटी कहना भी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि कई पोस्ट स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट्स और पब्लिक सर्विस कमीशंस के जरिए आती हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस की बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, वर्क डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉलिसीज़ और हायरार्की फिर भी गवर्नमेंट और प्रोसिक्यूटर जनरल्स के कानूनी स्ट्रक्चर्स के अंदर ही चलती है। और इसके अलावा एफआईए, नैब और दूसरे फेडरल या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की अपनी लीगल विंग्स, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल्स, डिप्टी डायरेक्टर लीगल, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, स्टैंडिंग काउंसिल और पैनल लॉयर्स होते हैं। वो प्रोविंशियल प्रोसिक्यूटर जनरल्स के मतहत लाजमन नहीं होते, मगर इनके हेड्स, केसेस एलोकेशंस, लीगल अपॉइंटमेंट्स और पॉलिसी डायरेक्शंस भी एक वसी एग्जेक्टिव एनवायरनमेंट्स में ही मौजूद होते हैं। यूँ एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, दूसरी तरफ प्रोविंशियल प्रोसिक्यूशन सर्विस है, तीसरी तरफ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के ऑफिसेस हैं, चौथी तरफ एफआईए, नैब और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के लीगल विंग्स हैं, पांचवीं तरफ ब्यूरोक्रेसी और डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, छठी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज और बार ग्रुप्स हैं और सातवीं तरफ जुडिशरी और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है। कागज़ पर सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लॉज अलग हैं, प्रोसीजर्स अलग हैं, फंक्शंस अलग हैं, लेकिन अगर इन सब के अहम दरवाज़ों पर पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, ग्रुप रिकमेंडेशंस, प्रोफेशनल फेमिलैरिटीज़, रेसिप्रोकल सपोर्ट्स और इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेबिलिटी बार बार इन्हीं महदूद सर्कल से आए,
तो हर शख्स दूसरे का मतहत ना होने के बावजूद एक दूसरे के लिए रास्ता, प्रोटेक्शन, लेजिटिमेसी और एक्सेस पैदा करता है। और यही कनेक्टेड वेब है। एक की ताकत दूसरे का दरवाज़ा खोलती है और दूसरे का ऑफिस पहले की ताकत महफूज करता है। और इस कनेक्टेड वेब की सबसे हसास सतह जुडिशरी है, क्योंकि आखिरकार स्टेट पावर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट भी इसी बेंच ने करना होता है। और हम अमूमन कहते हैं कि जजेस आईनी प्रोसीजर्स के जरिए आते हैं, इसलिए जुडिशरी बाकी पावर स्ट्रक्चर्स से अलग और मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। लेकिन असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि नोटिफिकेशन आईनी प्रोसीजर्स के तहत जारी हुआ या नहीं। असल सवाल ये है कि नॉमिनेशन आर्किटेक्चर्स के अंदर बैठा कौन है, वो वहाँ पहुँचा कैसे, और कैंडिडेट पूल किस तरह तश्कील पाया है। आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशंस का आईनी फ्रेमवर्क मौजूद है। बाद की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, खसूसन 2025 की 27th अमेंडमेंट्स ने जुडिशल स्ट्रक्चर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और मुतल्लिका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की कंपोजिशंस और फंक्शंस में मज़ीद तब्दीलियाँ की। इस प्रोसेस में जुडिशल मेंबर्स होते हैं, एग्जेक्टिव्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस होती है, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जैसे ऑफिसेस होते हैं, बार रिप्रेजेंटेशन होती है, और मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेजेस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर सब कुर्सियाँ अलग हैं, जज अलग, लॉ मिनिस्टर अलग, अटॉर्नी जनरल अलग, बार रिप्रेजेंटेटिव अलग, गवर्नमेंट और अपोजिशंस के रिप्रेजेंटेटिव अलग। लेकिन अगर लॉ मिनिस्टर इसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हो, अटॉर्नी जनरल इसी एग्जेक्टिव का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हो, पार्लियामेंट्री मेंबर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के नॉमिनीज हो, बार रिप्रेजेंटेटिव्स इन्हीं डोमिनेंट बार ग्रुप से निकला हो, और जुडिशियल मेंबर भी एक ऐसे साबका अपॉइंटमेंट प्रोसेस से आए हों जिसके गिर्द यही पॉलिटिकल, प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल सर्कल्स मौजूद रहे हों, तो फिर सवाल बनता है कि क्या मेज़ के गिर्द वाकई ही मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशनल माइंड्स बैठे हैं, या कनेक्टेड वेब्स ने अपने मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ कुर्सियों पर बिठा रखे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर जज किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है। हम ये नहीं कह रहे कि हर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स गैर कानूनी या ख़रीदी हुई है। हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लिए काबिल कबूल लीगल फेसेस, बार रिप्रेजेंटेटिव्स, लॉ ऑफिसर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनीज़ सामने लाती है। और अगर सिलेक्शन आर्किटेक्ट्स के अंदर यही हल्के मुसलसल मौसर रहें तो इनके लिए काबिल कबूल जुडिशल कैंडिडेट्स के बार बार ऊपर आने का इम्कान भी पैदा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद नोटिफिकेशन पर अपना नाम ना लिखें, मगर कैंडिडेट पूल, नॉमिनेशंस, एक्सेप्टेंस और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पर इनका असर पैदा हो सकता है। पहला जज भी इसी ब्रॉडर इकोसिस्टम से आता है, फिर अगले जज के नाम इसी के सामने आते हैं। प्रोफेशनल फेमिलियरिटीज़ अपना किरदार अदा करती है, इंस्टीट्यूशनल कंफर्ट भी अपना किरदार अदा करता है। नॉन फेसेस, एक्सेप्टेबल कैंडिडेट्स और एस्टेब्लिश्ड सर्कल्स बार बार नुमायां हो सकते हैं, और यूं कनेक्टेड वेब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स के अंदर खुद को रिप्रोड्यूस करता रहता है। बाहर से कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंस नज़र आती है, अंदर कैंडिडेट पूल पहले ही महदूद हो सकता है। बाहर से मेरिट नज़र आता है, अंदर रिकमेंडेशन, फेमिलियरिटी और पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी का असर हो सकता है। अगर गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, लॉ ऑफिसर्स और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के हेड्स पर असर रख सकती है, तो जुडिशरी को इस पूरे पावर इकोसिस्टम से मौजूदा तौर पर गैर मुतासर फर्ज करना कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस नहीं, सादगी होगी। जुडिशल इंडिपेंडेंस सिर्फ नोटिफिकेशन में लफ्ज़ इंडिपेंडेंट लिख देने से साबित नहीं होती, इसे ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया से साबित करना पड़ता है, कंपैरेटिव मेरिट से, रिकॉर्डेड रीजन से, कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर से, मीनिंगफुल डाइवर्सिटी से, और इस बात से कि कनेक्टेड वेब से बाहर मौजूद इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भी दरवाज़ा हकीकतन खुला हो। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का जज नहीं चाहिए, किसी बार ग्रुप का जज नहीं चाहिए, किसी चैम्बर का जज नहीं चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशंस का जज चाहिए। और जहां रीज़न पर्दे में रहें, वहां मार्केट खाली जगहों को अफवाहों से भर देती है। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के बारे में मार्केट्स में मुख्तलिफ रकमों और रिकमेंडेशंस की सरगोशियां सुनाई देती हैं। हम किसी गैर मुसद्दका रकम को फैक्ट नहीं कह रहे,
सबूत के बगैर किसी जज, कैंडिडेट्स या रिकमेंडर पर ब्राइबरी का इल्ज़ाम लगाना कानूनी और अखलाकी बेहतियाती होगी। लेकिन सवाल फिर भी मौजूद है, अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस ने अपने गिर्द इतनी तारीखी क्यों रखी कि मार्केट में करोड़ों और अरबों की बात काबिल समात बन गई? अगर मेरिट फैसला कुन है तो कंपैरेटिव मेरिट सामने क्यों ना आए? अगर कोई बार्गेन नहीं तो रिकॉर्डेड रीजन से खौफ क्यों? अगर सब कैंडिडेट्स बराबर स्क्रूटनी से गुजरे तो किसी को क्यों लिया और किसी को क्यों छोड़ा, ये वाजे क्यों ना हो? हम ये नहीं कह रहे कि हर जज करोड़ों में लगता है। हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोसेस ने अपने गिर्द गिर्द इतनी धुंध क्यों पैदा की कि करोड़ों या अरबों की सरगोशी भी लोगों को नामुमकिन महसूस नहीं होती। पंजाबी मुहावरा है कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने अनु। लेकिन यहाँ तकसीम करने वाले अंधे नहीं, ये बड़े चौकस होते हैं। इन्हें मालूम होता है कि किसको बार ऑफिस देना है, किसको लॉ ऑफिसर्स लगाना है, किसको कमेटी में लाना है, किसको सेनेट या मिनिस्ट्री तक ले जाना है, किसे जुडिशल नॉमिनेशंस के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है और किसको अगली बारी के लिए महफूज रखना है। यानी कि रेवड़ियाँ भी अपनी, जोलियाँ भी अपनी और तकसीम का निज़ाम भी अपना। और जुडिशरी के इसी हिस्से में बार बेंच हार्मनी और कनेक्टेड वेब्स की फेमिलियरिटी के फ़र्क को भी समझना होगा। बार और बेंच के दरमियान एहतराम होना चाहिए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, केस मैनेजमेंट्स, वकला की डिग्निटी और साइलेंस की सहूलत के लिए कॉपरेशन ज़रूरी है। लेकिन अगर बेंच तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं बार ग्रुप्स, पॉलिटिकल नॉमिनेशंस और कनेक्टेड सर्कल्स के कंधों से गुजरता दिखाई दे, तो फिर बात की हर चाहे, मुलाकात, तस्वीर या खुसूसी एक्सेस को बार बेंच हार्मनी नहीं कहा जा सकता। अगर बेंच पूरे बार के मसाइल सुनती है तो हार्मनी है। अगर आम वकील और साइल की मुश्किलात हल होती हैं तो हार्मनी है। अगर केस डिले, रिजर्व जजमेंट्स, कोर्ट्स फैसिलिटीज़ और प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स बेहतर होते हैं तो हार्मनी है। लेकिन अगर वही ग्रुप बार ऑफिसेज में हो और वही एनरोलमेंट्स में हो और वही रेगुलेटरी कमेटीज़ में भी हो, जुडिशल नॉमिनेशंस के गिर्द भी हो और मखसूस जुडिशल सर्कल्स के साथ खुसूसी एक्सेस में भी वही दिखाई दे, तो ये पूरे बार और बेंच की हमहंगी नहीं, ये कनेक्टेड वेब की एक शाख का इसी वेब की दूसरी शाख से मिलना भी हो सकता है। बार किसी ऑफिस होल्डर का नाम नहीं, बेंच किसी ग्रुप का फ्रेंडली सर्कल नहीं, बार पूरे प्रोफेशंस की इंस्टीट्यूशन है। बेंच हर शहरी के लिए गैर जानबदार जुडिशल अथॉरिटी है। इंस्टीट्यूशनल हार्मनी ज़रूरी है, फेमिलियरिटीज़ के लिबास में पैट्रोनेज नहीं। और इस पूरे कनेक्टेड वेब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हिस्सा है वो आम वकील है। आम वकील वोट देता है, कैंपेन चलाता है और अपने दोस्तों और क्लाइंट्स से वोट मांगता है, जलसों और मीटिंग्स में तादाद फराहम करता है, सोशल मीडिया पर ग्रुप का दिफा करता है, अपना वक्त, ताल्लुक और प्रोफेशनल लेजिटिमेसी किसी कैंडिडेट्स की ताकत में तब्दील करता है। लेकिन कनेक्टेड वेब इसे खड़े होकर लफ्ज़ों में ये नहीं कहता कि आओ हमारा वर्कर बन जाओ, अपनी आज़ाद जजमेंट हमारे हवाले कर दो, हमारी कैंपेन चलाओ और कल अपॉइंटमेंट ले लेना। वो ये दावत अपने कंडक्ट और विजिबल सक्सेस के ज़रिए देता है। किसी वकील के कोट पर बैज लगाया, विक्ट्री का निशान बनाया, कॉरिडोर में साथ खड़ा होकर फोटोग्राफ बनाई, किसी सीनियर वकील की दाढ़ी को एहतराम से हाथ लगाकर वोट मांगा, किसी जूनियर्स को चंद लम्हों के लिए गले लगा लिया, इलेक्शंस के दिन इसे ख़ास अहमियत दी और फिर सोशल मीडिया पर यह इंप्रेशन दिया कि पूरा प्रोफेशन हमारे साथ खड़ा है। इसके साथ अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी दिखाई जाती है। पहले ग्रुप के साथ खड़े हुए, फिर कमेटी मिली, फिर गवर्नमेंट ब्रीफ आया, फिर लॉ ऑफिस मिला, फिर बार काउंसिल, सेनेट, मिनिस्ट्री या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम तक रसाई हुई। कनेक्टेड वेब का सबसे मौसर रिक्रूटमेंट टूल इसका वादा नहीं, इसकी विजिबल सक्सेस है। वो अपनी ज़बान से नहीं कहता, अपनी जर्नी से कहता है कि हम जिस रस्ते से ऊपर आए हैं तुम भी इसी रस्ते से आ सकते हो। आम वकील फिर खुद इसके पीछे लग जाता है। इसे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, इसे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। आज बैज है, कल कमेटी हो सकती है। आज फोटोग्राफ है, कल गवर्नमेंट ब्रीफ हो सकता है। आज वोट है, कल लॉ ऑफिस हो सकता है। आज लॉयल्टी है, कल नॉमिनेशन हो सकती है। इसी तरह फॉलोअर्स पैदा होते हैं, इन्हें बुलाया कम जाता है। वो कामयाबी के इस मॉडल्स को देखकर खुद चले आते हैं और फिर वे एक वक्त ऐसा आता है जब कंसाइंस यानी कि ज़मीर मरने से पहले कंप्रोमाइज़ करता है और कंप्रोमाइज़ के बाद इसे अपॉर्चुनिटी का नाम दे दिया जाता है।
अब इसी डिस्कशंस में इस कनेक्टेड वेब के दो बड़े बार पिलर्स को देखा जाए तो एक तरफ इंडिपेंडेंट या आसमा जहांगीर ग्रुप और दूसरी तरफ प्रोफेशनल ग्रुप सामने आते हैं। एक की नुमाया क़यादत जनाब मोहम्मद एहसन भों और दूसरे की तवील शनाख्त जनाब हामिद खान के साथ जुड़ी हुई है। ज़ाहरी तौर पर दोनों ग्रुप हरीफ हैं, कैंडिडेट्स अलग हैं, पैनल्स अलग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कई मौक़ों पर अलग, स्लोगन्स अलग, लेकिन मेंटोरशिप्स का सवाल दोनों के लिए एक है। क्या उन्होंने आम वकील को ग्रुप पॉलिटिक्स से आज़ाद किया या दोनों ने अपने अपने कनेक्टेड वेब्स पैदा किए? सबसे पहले एक काबिल एहतराम और इंतहाई बाअसर बार शख्सियत की प्रोफेशनल जर्नी को देखते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस, बार ग्रुप, रेगुलेशन, जजशिप, नेशनल लीडरशिप्स, इनरोलमेंट और जुडिशल इन्फ्लुएंसेस के कई दरवाजे एक ही प्रोफेशनल लाइफ में जमा होते दिखाई देते हैं। वो पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल्स के मुख्तलिफ अदवार और अहम कमेटी से वाबस्ता रहे, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए, फिर बेंच से वापस बार पॉलिटिक्स में आए, पाकिस्तान बार कौंसिल्स की एग्जीक्यूटिव और लीडरशिप्स के अहम ऑफिसर्स से वाबस्ता रहे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट बने और पाकिस्तान बार कौंसिल्स की मौजूदा कमेटी स्ट्रक्चर्स में भी सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट समेत अहम इंस्टीट्यूशनल कमेटीज़ में इनका नाम मौजूद है। इस जर्नी का मजमूई नक्शा एक जगह रखिए तो प्रोविंशियल बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल्स के मुतअद्दिद अदवार, हाई कोर्ट बार की प्रेसिडेंसी, पाकिस्तान बार कौंसिल्स की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप्स, हाई कोर्ट जजशिप्स, बेंच से बार में वापसी, सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंसी, रेगुलेटरी और एनरोलमेंट कमेटीज़, यानी प्रैक्टिस, इलेक्शन, रेगुलेशन, एडजुडिकेशन, एनरोलमेंट और नॉमिनेशन से तकरीबन हर बड़े प्रोफेशनल डोर्स पर कई दहाइयों की मौजूदगी। और अददी तस्वीर के अंदर भी एक ही कैरियर के अंदर कम से कम दो बड़ी बार प्रेसिडेंसीज, एक हाई कोर्ट जजशिप, मुतअद्दिद कौंसल टर्म्स और कई नेशनल रेगुलेटरी रोल्स सामने आते हैं। अब सवाल पर्सनल सक्सेस का नहीं, वो सक्सेस ऑब्वियसली वाज़ेह है। असल सवाल ये है कि इतनी कंसंट्रेटेड प्रोफेशनल पावर्स आम वकील के लिए किस मेजरेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में तब्दील हुई? क्या लॉ कॉलेजेस की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रुक गई? क्या लीगल एजुकेशंस के मेजरेबल स्टैंडर्ड्स बुलंद हुए? क्या प्यूपिलेज का काबिल नफाज सिस्टम बना? क्या चैम्बर एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ प्रोटेक्शन आई? क्या बार फंड्स, ग्रांट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपेंडिचर्स की एनुअल पब्लिक ऑडिट सामने आई? क्या डिसिप्लिनरी जुरिसडिक्शंस तेज़, शफाफ और ग्रुप प्रेशर से आज़ाद हुई? क्या गवर्नमेंट ब्रीफ्स, लॉ ऑफिसर्स और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज बने? क्या सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट प्रेडिक्टेबल, टाइमली और ग्रुप न्यूट्रल हुआ? क्या आम वकील के लिए पेंशन्स, मेडिकल कवर्स और प्रोफेशनल सोशल सिक्योरिटी कायम हुई? इतने दरवाज़ों पर मौजूदगी के बाद आम वकील के लिए कितने दरवाजे मुस्तकिल तौर पर खुले? अगर आपके बाद भी जूनियर्स को आपके ग्रुप्स, ब्लेसिंग्स, रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है तो आपने इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, आपने गेट बनाया और सबसे इम्पॉर्टेंट कि गेट की चाबी भी अपने पास रखी। अब इसी कंटिन्यूटी में दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशनल पोल्स की तरफ देखिए तो एक नहायत काबिल एहतराम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, लीगल स्कॉलर, ग्रुप लीडर और कौमी सियासी जमात से वाबस्ता सीनियर शख्सियत सामने आती है, जिनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में स्कॉलरशिप्स, बार पावर्स, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल पॉलिटिक्स कई दहाइयों तक एक साथ मौजूद रहे। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के 2001 से 2003 तक प्रेसिडेंट रहे। इनकी लीगल लीडरशिप्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स अपनी जगह अहम हैं, लेकिन हमारी डिस्कशंस तारीफनामा नहीं, इंस्टीट्यूशनल आउटकम का ऑडिट है। वो कई दहाइयों से प्रोफेशनल ग्रुप्स की शनाख्त के साथ वाबस्ता रहे और इसी के साथ पीटीआई की सीनियर लीगल पॉलिटिकल लीडरशिप्स में भी नुमाया रहे। अब इस पूरी जर्नी को एक जगह जमा करके देखते हैं कि कई दहाइयों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, मुतअद्दिद अहम लीगल पब्लिकेशंस, सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीबन 2 साल प्रेसिडेंसी, प्रोफेशनल ग्रुप की तवील लीडरशिप और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में सीनियर लीगल पॉलिटिकल किरदार, यानी लीगल स्कॉलरशिप, बार पावर, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी पॉलिटिक्स कई दहाइयों तक एक ही प्रोफेशनल आइडेंटिटी में जमा रहे। यहाँ सवाल सीधा है, एक पाँव बार ग्रुप में और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में हो तो ग्रुप प्रोफेशन के लिए चल रहा है या पार्टी के लिए प्रोफेशनल स्ट्रेंथ तैयार कर रहा है? जब ग्रुप लीडर खुद पार्टी लीडरशिप में हो, जब इसी पार्टी के प्रोमिनेंट लॉयर्स सेनेट,
सुप्रीम कोर्ट बार और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स तक पहुँचे और पार्टी के हाई प्रोफाइल लीगल मैटर्स भी इन्हीं सर्कल्स में आए, तो क्या बार ग्रुप वाकई ही पॉलिटिकल पार्टी से इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस रख सकता है, या बार की वोट स्ट्रेंथ, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और लीगल स्कॉलरशिप्स बिला आखिर पार्टी पॉलिटिक्स की कुव्वत बन जाती है? अगर प्रोफेशनल ग्रुप वाकई ही प्रिंसिपल्स पर कायम है तो लीडरशिप सक्सेशंस कितनी ओपन है, टिकट्स के क्राइटेरियाज कितने ट्रांसपेरेंट हैं, ग्रुप्स के जूनियर्स को लीडर्स से इख्तलाफ की कितनी आज़ादी है, और पार्टी के अंदर लीगल कंसाइंस उस वक्त भी वही रहता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अपने पार्टी के खिलाफ जाता हो। लॉ की किताब लिखना स्कॉलरशिप है, और ऐसा प्रोफेशनल सिस्टम बनाना जिसमें मुखालिफ ग्रुप का कंपेटेंट लॉयर भी बराबर आ सके, ये मेंटोरशिप है। और आइए अब देखते हैं कि इन ग्रुप स्ट्रक्चर्स से आगे बढ़ने वाली एक काबिल एहतराम शख्सियत की जर्नी में हाई कोर्ट प्रैक्टिस, मुंतखब बार ऑफिस, पाकिस्तान बार काउंसिल्स के मुसलसल अदवार, रेगुलेटरी लीडरशिप्स, सेनेट्स की टेक्नोक्रेट सीट्स और फेडरल लॉ मिनिस्ट्रीज तक पहुंचने का मुकम्मल प्रोफेशनल पॉलिटिकल रस्सा दिखाई देता है। 1992 में लॉ डिग्री मुकम्मल की, 1994 में LLM किया, 1995 में एडवोकेट हाई कोर्ट और 2006 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 2004 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल्स के 3 मुसलसल अदवार के मेंबर मुंतखब हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी और लीगल एजुकेशन कमेटीज़ की क़ियादत से वाबस्ता रहे। मार्च 2021 में PMLN की टेक्नोक्रेट सीट्स पर सेनेट पहुंचे। अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक फेडरल लॉ मिनिस्टर रहे और मार्च 2024 में दोबारा लॉ मिनिस्ट्री संभाली। अब इस जर्नी का अददी खुलासा सामने रखिए कि तकरीबन 3 दहाइयों की हाई कोर्ट प्रैक्टिस, पाकिस्तान बार काउंसिल्स की मसलसल 3 टर्म्स, लाहौर हाई कोर्ट बार का एक इलेक्टेड ऑफिस, पाकिस्तान बार काउंसिल्स की कम से कम 2 बड़ी रेगुलेटरी लीडरशिप्स, सेनेट्स की 6 साला टर्म्स और फेडरल लॉ मिनिस्ट्रीज के 2 अलग अदवार। ये पर्सनल प्रोग्रेशन वाज़ेह है, लेकिन प्रोफेशनल मेजरेबल प्रोग्रेशन कहाँ है? अगर लीगल एजुकेशन पर 1 दहाई से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस रहा तो प्यूपलेज कहाँ है? अगर रेगुलेटरी पावर थी तो चैम्बर एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ इन्फोर्सेबल सेफगार्ड्स कहाँ हैं? अगर लॉ मिनिस्ट्री थी तो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स, प्रोफेशनल सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट ब्रीफ्स का ओपन फ्रेमवर्क कहाँ है? बार को ग्रांट्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी चाहिए। ग्रांट्स सहूलत हो सकती है, बिल्डिंग ज़रूरी हो सकती है, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, लेकिन ग्रांट्स गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है। प्रोफेशनल राइट्स किसी शख्सियत की अनायत नहीं होता। क्या प्रोफेशन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचाया या कनेक्टेड वेब ने अपना बेनिफिशरी इक़्तिदार तक पहुंचाया? और इसी तरह दूसरी जानब एक और काबिल एहतराम सीनियर लॉयर की जर्नी में सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंसी, टेक्नोक्रेट रिप्रेजेंटेशंस, सेनेट्स और बड़ी कौमी पॉलिटिकल पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स बाहम मरबूत दिखाई देती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के 2015-2016 के सदर रहे और इसके बाद सेनेट और PTI की लीगल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में नुमाया हुए। इस जर्नी की मुख्तसर अददी तस्वीर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट बार की 1 साला प्रेसिडेंसी, सेनेट्स की पार्लियामेंट्री टर्म्स और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में नुमाया लीगल रोल, ये वाज़े रहे कि टेक्नोक्रेट का मकसद पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज़ लाना है। लेकिन अगर टेक्नोक्रेट सिर्फ पार्टी पोजीशंस को सोफिस्टिकेटेड लीगल वोकैबुलरी फ्राहम करे तो आज़ाद एक्सपर्टीज़ कहाँ रहती है? क्या सीनियर लॉयर्स अपनी पार्टी को भी ये बताता है कि फ़लाँ क्लेम एविडेंस से साबित नहीं, फ़लाँ रेमेडी मेजरेबल नहीं, फ़लाँ इक़दाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट से बाहर है? या इसका किरदार हर पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए कोई ना कोई लीगल आर्गूमेंट तैयार करना रह जाता है? जो ड्यू प्रोसेस अपने लीडर के लिए मांगा जाए वो मुखालिफ पार्टी, आम एक्यूज्ड और बेनाम शहरी के लिए भी मांगना होगा, वरना लीगल प्रिंसिपल नहीं रहता, पार्टी कन्वीनियंस बन जाता है। और इन्हीं कंटेम्प्रेरी ग्रुप स्ट्रक्चर्स से ज़रा पीछे जाएं तो एक नहायत काबिल मुमताज़, काबिल एहतराम और कई दहाइयों पर मुहीद एक पब्लिक प्रोफेशनल लाइफ रखने वाली एक शख्सियत सामने आती है, जिनकी जर्नी में ब्लैक कोर्ट्स, प्रोविंशियल और नेशनल लेजिस्लेचर्स, फेडरल मिनिस्ट्रीज़, सेनेट्स, बार प्रेसिडेंसीज
और कौमी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स से मुसलसल एक दूसरे को ताकत देते रहे। वो लीगल एजुकेशन के बाद 1967 में बार से वाबस्ता हुए। 1970s में पंजाब असम्बली और प्रोविंशियल कैबिनेट्स तक पहुँचे। फेडरल पॉलिटिक्स में आए, नेशनल असम्बली में मुख्तलिफ अदवार देखे, लॉ, जस्टिस, इंटीरियर और एजुकेशन से मुतल्लिक फेडरल मिनिस्ट्री से संभाली। 1994 में सेनेट पहुँचे, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। 2007 और 2008 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए और लॉयर्स मूवमेंट्स की नुमाया नेशनल लीडरशिप की, और मार्च 2012 से मार्च 2018 तक दोबारा सेनेटर और लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। अब ज़रा इस जर्नी का मजमूई अददी हुजूम देखिए कि तकरीबन 6 दहाइयों की एडवोकेसी, प्रोविंशियल असम्बली और प्रोविंशियल कैबिनेट, नेशनल असम्बली के मुतअद्दिद अदवार, सेनेट्स की कम अज़ कम 2 नुमाया टर्म्स, कई फेडरल मिनिस्ट्रीज़, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशंस, सुप्रीम कोर्ट बार की एक प्रेसिडेंसी और लॉयर्स मूवमेंट्स की नेशनल लीडरशिप्स, यानी निस्फ सदी से ज़्यादा पब्लिक प्रोफेशनल पावर। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में जाकर भी एडवोकेसी नहीं छोड़ी। चैम्बर साथ रहा, क्लाइंट साथ रहे, बैरिस्टर्स की आइडेंटिटी साथ रही, कोर्ट रूम रेपुटेशन साथ रही, यानी कि एडवोकेसी क्रेडिबिलिटी भी थी, पॉलिटिकल शील्ड भी और ज़रूरत पड़ने पर वेपन भी। सितंबर 2014 के पार्लियामेंट्स के जॉइंट सेशंस में चौधरी निसार के इल्ज़ामात के जवाब में उन्होंने सख्त तकरीर की। अपनी इज्जत पर ज़रब आई तो लीगल आइडेंटिटी फिर सामने आ गई। इस टेलीवाइज्ड कन्फ्रंटेशंस की एक पंच लाइन अवामी याददाश्त में इस मफहूम के साथ महफूम रही कि जहां उन्होंने चौधरी निसार को मुखातब करते हुए कहा कि देन आई विल ड्रैग यू इन द कोर्ट। अब ज़रा देखिए कि पार्लियामेंट में सेनेटर खड़ा था, अपोजिशन लीडर खड़ा था, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी खड़ी थी, लेकिन अपनी इज्जत पर ज़रब आई तो जवाब बैरिस्टर ने दिया। कोर्ट आखिरी शील्ड थी, ब्लैक कोर्ट आखिरी कॉन्फिडेंस था, लीगल आइडेंटिटी आखिरी लेवरेज थी। इन मौजज़ पर्सनैलिटी ने वकालत नहीं छोड़ी, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने वकील को छोड़ दिया? अपने वकार का दफा के लिए कोर्ट याद रही, चीफ जस्टिस की बहाली के लिए ब्लैक कोर्ट याद आए, सुप्रीम कोर्ट बार प्रेसिडेंसीज के लिए वोट वकला ने दिया, लॉयर्स मूवमेंट्स को बॉडी, वॉइस, लेजिटिमेसी देने के लिए आम वकील सड़क पर था। लेकिन इतनी तवील एडवोकेसी, पार्लियामेंट, सेनेट, मिनिस्ट्रीज, बार प्रेसिडेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर्स के बावजूद आम वकील के लिए कौन सा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना? अगर वकालत पार्लियामेंट्स में आपकी ताकत थी तो वकील पार्लियामेंट में आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बना? और ये पैटर्न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक महदूद नहीं। यहाँ 2 दीगर काबिल एहतराम सीनियर लीगल पॉलिटिकल शख्सियात की जर्नी ये दिखाती है कि एक मरतबा लीगल कैपिटल, कोर्ट रूम स्टेचर और नेशनल विजिबिलिटी हासिल हो जाए तो फिर एक पॉलिटिकल कैंप से दूसरे कैंप में मुंतकिल होकर भी अपनी ताकत बरकरार रख सकते हैं। इनमें से एक शख्सियत सीनियर लीगल प्रैक्टिस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी पॉलिटिक्स में आई, सेनेट्स में पहुंची, फेडरल लॉ मिनिस्टर्स बने, बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाया लीगल पॉलिटिकल सर्कल्स का हिस्सा बन गए। इस जर्नी की मुख्तसर इंस्टीट्यूशनल तस्वीर ये है: सीनियर एडवोकेसी, सेनेट, फेडरल लॉ मिनिस्ट्री, 2 बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में नुमाया लीगल रोल, यानी पार्टी बदल गई मगर अकोमोलेटेड लीगल कैपिटल, मीडिया विजिबिलिटी, कोर्ट रूम स्टेचर और पॉलिटिकल यूनिटी साथ रही। और इसी तरह दूसरी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाया लॉयर रहे, सेनेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब जैसे ऑफिसर्स तक पहुँचे, बाद में पीटीआई में शामिल हुए और पार्लियामेंट में आए। इनकी जर्नी में भी सीनियर एडवोकेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, गवर्नरशिप, सेनेट या पार्लियामेंट और 2 मुख्तलिफ नेशनल पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स सामने आते हैं। यहाँ पार्टी बदलने के आइनी हक पर इतराज़ नहीं, सवाल ये है कि क्या पार्टी बदली या लीगल प्रिंसिपल्स भी बदल गया? क्या ड्यू प्रोसेस का मेयार मुस्तकिल रहा? क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ इस वक्त गलत है जब अपने मौजूदा लीडर के खिलाफ हो? क्या अरेस्ट, रिमांड, प्रोसिक्यूशन और फेयर ट्रायल्स के स्टैंडर्ड्स पार्टी के साथ बदलते हैं? पार्टी बदलना हक है, प्रिंसिपल्स का पार्टी के साथ बदल जाना लीगल कंसाइंस नहीं, पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। आम वकील पार्टी में भी सिफर से शुरू करता है, जबकि दूसरी तरफ कनेक्टेड फिगर अपना अकोमोलेटेड एक्सेस साथ लेकर दाखिल होता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल मोबिलिटी नहीं,
एलीट प्रोफेशनल कैपिटल की पोर्टेबिलिटी है। और बिल्कुल इसी तरह सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक काबिल एहतराम सीनियर लीगल पॉलिटिकल शख्सियत की जर्नी में एडवोकेसी, पाकिस्तान बार कौंसल, सेनेट्स, फेडरल लॉ मिनिस्ट्रीज़ और एक आला पार्लियामेंट्री ऑफिस की कई दहाइयों तक एक ही कैरियर्स में जमा नज़र आते हैं। सवाल ये है कि क्या इतनी लेजिस्लेटिव, मिनिस्ट्रियल और प्रोफेशनल अथॉरिटी के बावजूद सिंध और पाकिस्तान के आम वकील के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोफेशनल ऑर्डर बना, या ऑफिस शख्सियत के सीवीज़ में तब्दील होते रहे? ऑफिस शख्सियत के सीवी में तब्दील हो तो बायोग्राफी बनती है, ऑफिस इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो तो लीडरशिप बनती है। और बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक काबिल एहतराम सीनियर शख्सियत की प्रोफेशनल लाइफ में भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस, नेशनल बार प्रेसिडेंसी, सेनेट और एक बड़ी मजहबी सियासी जमात की नुमाइंदगी एक साथ सामने आती है। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2013 और 2014 के सदर रहे। वो सीनियर एडवोकेसी, बार प्रेसिडेंसी और JUI से वाबस्ता पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नुमाया रहे। यहाँ सवाल मजहबी या सियासी जमात से ताल्लुक़ का नहीं, सवाल ये है कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हर पार्टी पोजीशंस के लिए दलील पैदा करता है, या अपनी पार्टी को भी बताता है कि फ़लाँ मौक़िफ़ फंडामेंटल राइट्स, इक्वलिटी, ड्यू प्रोसेस के साथ खड़ा नहीं होता। लीगल स्टेट्समैन वो नहीं कि जो पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए कानून ढूंढे, वो है जो अपनी पार्टी को भी कानून की हद याद दिलाए। और इसी तरह KPK से ताल्लुक़ रखने वाली एक मोहतरम और मज़ाहमती शनाख्त रखने वाली एक शख्सियत बार पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट, लॉयर्स मूवमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट बार की कौमी क़यादत तक पहुँची। इनकी करेज और रेजिस्टेंस अपनी जगह, लेकिन मेंटोरशिप का सवाल ये है कि क्या जूनियर्स ने सिर्फ बुलंद आवाज़ से की, या फैक्ट्स, एविडेंस, फोरम, जुरिसडिक्शंस और सस्टेनेबल रेमेडी का ताल्लुक भी समझा। जज्बा मूवमेंट पैदा कर सकता है, जबकि लीगल कॉन्शियसनेस इंस्टीट्यूशन बनाता है। और जब पब्लिक स्टाइल और इंस्टीट्यूशनल थॉट्स के फ़र्क को दिखाया जाए तो एक नहायत काबिल एहतराम, पुरजोश और गैर मामूली खतीबाना अंदाज रखने वाली बार शख्सियत सामने आती है, जिनकी तकरीर में करेज और थंडर था, मगर नई नस्ल ने अक्सर इनके थॉट से ज़्यादा इनका स्टाइल इनहेरिट किया। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 2008 और 2009 के सदर और लॉयर्स मूवमेंट्स के नुमाया रहनुमा रहे। इनका पब्लिक स्टाइल गैर मामूली था, बाल पीछे जाते, हाथ फ़ज़ा में बुलंद होता, उंगली अथॉरिटी की तरफ उठती, आवाज़ हॉल की आखिरी दीवार तक पहुंचती। कभी महसूस होता कि तकरीर नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल थंडरस्टॉर्म आ रहा है। इस स्टाइल में करेज, एनर्जी और पब्लिक अट्रैक्शन थी, मगर मसला वहाँ पैदा हुआ जहाँ नई नस्ल ने थॉट से ज़्यादा स्टाइल इनहेरिट किया। बाल पीछे फेंकना सीख लिया, बाजू लहराना सीख लिया, आवाज़ बुलंद करना सीख लिया, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना सीख लिया, लेकिन एलिगेशन और एविडेंस का फ़र्क कम समझा, इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल एक्ट का फ़र्क कम देखा, पॉलिटिकल असर्शंस को प्रिसाइज क्वेश्चंस ऑफ लॉ में बदलना कम सीखा, सस्टेनेबल रेमेडी तलाश करना कम सीखा। सिर्फ बाल पीछे फेंकने, बाजू लहराने और एड़ी चोटी का जोर लगाकर बोलने से कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट्स आगे नहीं बढ़ती। तकरीर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड और जजमेंट्स भी खोलना पड़ता है। और आखिर में कि लॉयर्स मूवमेंट्स की सबसे जज्बाती तस्वीर एक साबिक मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के गिर्द पैदा होने वाली पर्सनैलिटी कुल्ट थी, जहाँ जुडिशल इंडिपेंडेंस का असूल बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशन से आगे बढ़कर एक फ़र्द के साथ गैर मशरूत लॉयल्टी में तब्दील होता दिखाई दिया। नारा लगा, चीफ तेरे जानसार, बेशुमार बेशुमार। लफ्ज़ जानसार पर रुक कर देखिए, क्या लॉयर किसी चीफ जस्टिस का जानसार होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ का वफादार? क्या पसंदीदा चीफ जस्टिस से भी वही सवाल पूछा जा सकता है जो डिक्टेटर, एग्जेक्टिव या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से पूछा जाता है? क्या जुडिशल इंडिपेंडेंस के साथ जुडिशल अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी नहीं? क्या इंडिपेंडेंस का मतलब इम्यूनिटी है? हकीकी मेंटोर जानसार पैदा नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट लॉयर्स पैदा करता है जो अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस का भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट कर सके। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस कनेक्टेड वेब की छाप सिर्फ लॉ ऑफिसेस, बार इलेक्शंस और जुडिशल नॉमिनेशंस तक महदूद नहीं, सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट जैसी प्रोफेशनल एलिवेशन तक भी ग्रुप टाइमिंग और इंस्टीट्यूशनल एक्सेस का इंप्रेशन फैल चुका है। पाकिस्तान बार काउंसिल्स की मौजूदा एप्लीकेशन, हाई कोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रोविंशियल बार काउंसिल सर्टिफिकेट, ड्यूज क्लियरेंस, सिलेक्टेड केसेस की लिस्ट, एफिडेविट्स और इसी तरह बायोडाटा और दूसरी डॉक्यूमेंट्स मांगती है। कानूनी प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन प्रोसीजर्स का होना और प्रोसीजर्स पर बराबर एतमाद होना एक चीज़ नहीं।
एक वकील हाई कोर्ट में बरसों प्रैक्टिस करता है, एलिजिबिलिटी पूरी होती है, केसेस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन कब दायर करता है? जब प्रोफेशनली रेडी हो जाता है, या जब इसे मालूम होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार या एनरोलमेंट कमेटी या फिटनेस सर्टिफिकेट्स या मुतल्लिका इंस्टीट्यूशनल डोर्स के करीब इसके अपने ग्रुप्स के लोग मौजूद हैं। प्रोफेशन के अंदर ये बातें क्यों सुनाई देती हैं कि अभी अप्लाई ना करो, अपना प्रेसिडेंट आने दो, अपना ग्रुप मजबूत होने दो, अपना आदमी कमेटीज में बैठने दो, फिर फाइल लगा लेना। हम ये नहीं कह रहे कि हर एनरोलमेंट रिकमेंडेशंस पर होती है, हम ये नहीं कह रहे कि फिटनेस सर्टिफिकेट गलत जारी होता है। हम ये पूछ रहे हैं कि ऐसा इंप्रेशन क्यों पैदा हुआ कि दहाइयों की प्रैक्टिस से ज़्यादा अपने ग्रुप का मौसम देखना ज़रूरी है। अगर प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंट है तो एप्लीकेशंस की क्रोनोलॉजी, ऑब्जेक्शंस, डेफरमेंट्स और रिजेक्शंस के रीजंस कितने वाज़ेह हैं। अगर मेरिट्स फैसला कुन है तो कॉम्पिटेंट लॉयर्स 20-20 साल क्यों इंतज़ार करते हैं। अगर ग्रुप्स का किरदार नहीं तो लॉयर्स अपनी एप्लीकेशंस की टाइमिंग्स ग्रुप स्ट्रेंथ्स के साथ क्यों जोड़ते हैं। जब प्रोफेशनल एलिवेशंस भी अपने लोगों के मौसम्स की मोहताज हो जाए तो प्रोफेशन मेरिटोक्रेसी नहीं रहता, मैनेज्ड एक्सेस का सिस्टम बन जाता है। और जब मेरिट पर एतमाद ख़त्म होता है तो आम वकील के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, जो इसे दो ख़तरनाक सिमतों में धकेलती है। एक रास्ता कनेक्टेड वेब की तरफ जाता है, ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, इलेक्शंस में काम करो, बैजेस लगाओ, तस्वीर बनाओ, लीडर्स के गिर्द रहो और इंतज़ार करो कि किसी दिन कमेटी, इनरोलमेंट, ब्रीफ्स, लॉ ऑफिसेज या नॉमिनेशंस वगैरह में जगह मिल जाए। और दूसरा रास्ता सोशल मीडिया प्रोमिनेंस की तरफ जाता है, टिकटॉक, वायरल क्लिप्स, कोर्ट कॉरिडोर में कॉन्फ्रंटेशंस, ब्लैक कोट्स को डिग्निटी की बजाय डिस्प्ले बनाना। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन मेरिट को रिवार्ड नहीं करता तो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन्स अटेंशंस को ही रिवार्ड समझने लगता है। जब इंस्टीट्यूशंस प्रोफेशनल सब्सटेंस का रस्सा बंद कर देता है तो वकील पैट्रोनेज की तरफ जाता है या परफॉर्मेंस की तरफ। एक कनेक्टेड वेब का वर्कर बन जाता है, दूसरा सोशल मीडिया का करेक्टर। दोनों सूरतों में लाभ पीछे रह जाता है। और फिर हम अलग अलग नाम देकर हैरान होते हैं कि पुलिस गर्दी क्यों है, वकला गर्दी क्यों है, सेटलमेंट कल्चर क्यों है, डिलेड जस्टिस क्यों है और इंस्टीट्यूशंस पर रूल ऑफ लॉ का प्रेशर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। ये अलग बीमारियां नहीं, ये एक ही इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की मुख्तलिफ अलामात हैं। जहाँ रूल ऑफ लॉ का हकीकी दबाव कम है वहाँ पुलिस अपनी ताकत दिखाएगी, ब्यूरोक्रेसी डिस्कशन से इस्तेमाल करेगी, प्रोसिक्यूशन सिलेक्टिव हो जाएगी, बार ग्रुप्स प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, कोर्ट डिलेज मामूल बनेगी, रिजर्व डिसीजंस के ऑर्डर्स महीनों तक नहीं आएंगे और फ्रस्ट्रेटेड लॉयर्स डिग्निटी की बजाय एग्रेशंस में ताकत तलाश करेगा। फैसला रिजर्व हो जाता है, 3, 4, 5 या 6 माह ऑर्डर्स का इंतज़ार रहता है, साइल इंतज़ार करता है, वकील इंतज़ार करता है, मगर बार लीडरशिप्स इस सिस्टमेटिक डिसफंक्शंस पर इस शिद्दत के साथ आवाज़ नहीं उठाती जिस शिद्दत के साथ अपने किसी ऑफिस होल्डर्स की एफआईआर्स पर कोर्ट बंद करवाती है। अपने आदमी के लिए कोर्ट बंद करना आसान है, आम आदमी के लिए कोर्ट को मौसर बनाना मुश्किल है। अगर एफआईआर गलत है तो बेल मौजूद है, जुडिशल स्क्रूटनी मौजूद है, क्वैशमेंट और दूसरी लीगल रेमेडीज मौजूद हैं। गलत एफआईआर को कानून के अंदर शिकस्त दीजिए। एक बाअसर शख्स को रिलीफ दिलाने के लिए हज़ारों शहरियों की कोर्ट तक रसाई क्यों बंद की जाए। आम वकील के खिलाफ एफआईआर हो तो क्या कोर्ट्स बंद होती हैं? गरीब साइल के लिए स्ट्राइक क्यों नहीं होती? अपना ऑफिस होल्डर हो तो कलेक्टिव पावर, आम शहरी हो तो इंडिविजुअल रेमेडी। ये रूल ऑफ लॉ नहीं, कनेक्टेड वेब की ऑर्गेनाइज्ड पार्शियलिटी है। और कनेक्टेड वेब की माशी कीमत आम वकील के प्रोफेशनल कंसाइंस तक पहुंचती है, जिसे हम बड़े फख्र से लॉर्ड्स का प्रोफेशन कहते हैं, मगर इस लॉर्डशिप्स के लिए ज़रूरी इकोनॉमिक डिग्निटी फ्राहम नहीं करते। एडवोकेसी यकीनन डिग्निटी, इंटेलेक्ट, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है, लेकिन एवरेज लॉयर को भी घर चलाना होता है। बच्चों की तालीम, ऑफिस का किराया, क्लर्क, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, मेडिकल नीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना शामिल। अगर मीनिंगफुल केसेस महदूद चैम्बर्स में कंसंट्रेट हों, अगर गवर्नमेंट ब्रीफ्स और अपॉइंटमेंट्स महदूद सर्कल्स में जाएं, अगर प्रोफेशनल वेलफेयर ना हो और इनकम गैर यकीनी रहे तो फाइनेंशियल डिप्रेशन अखलाकी जजमेंट्स पर असरअंदाज होती है। फिर मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट फैमिली डिस्प्यूट लेकर आता है तो सच्चा लीगल एडवाइस ये हो सकता है कि लिटिगेशंस ना करें, रिकन्सिलिएशंस करें या मेडिएशंस करें, घर वापस चले जाएं,
लेकिन फाइनेंशियली डिप्रेस्ड जो लॉयर है वो ये सोचता है कि अगर क्लाइंट वापस चला गया तो घर का खर्च कहाँ से आएगा। फिर क्लाइंट इंसान कम और फी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नजर आने लगता है। डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बजाय केस बनाया जाता है, निज़ा कम करने की बजाय बढ़ाया जाता है। ये गलत कंडक्ट का जवाब नहीं, क्लाइंट को गैर ज़रूरी लिटिगेशंस में धकेलना फिर भी गलत है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को सवाल सुनना होगा कि क्या हमने ऐसा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाया है जिसमें लॉयर सच बोलकर, वीक केस वापस करके और एथिकल एडवाइस देकर भी बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सके। प्रोफेशनल एथिक्स सिर्फ लेक्चर से पैदा नहीं होती, इसे इकोनॉमिक डिग्निटी और फेयर अपॉर्चुनिटी और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स भी चाहिए। और इसी बैकग्राउंड में बड़े चैम्बर्स और हाई प्रोफाइल लिटिगेशंस की कंसंट्रेशंस भी मेंटरशिप्स की बजाय पैट्रोनेज का सवाल पैदा करती है। बड़े मर्डर ट्रायल्स, पॉलिटिकल केसेस, हाई प्रोफाइल्स बेल मैटर्स, गवर्नमेंट ब्रीफ्स, मीडिया विजिबिलिटीज बार बार चंद चैम्बर्स और लिमिटेड सर्कल्स के गिर्द ही क्यों जमा होते हैं। मुमकिन है कि इन लॉयर्स में स्किल्स और एक्सपर्टीज हों, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या मीनिंगफुल लिटिगेशंस तक एक्सेस तमाम कॉम्पिटेंट लॉयर्स के लिए बराबर है, या रेफरल्स, बार इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एक्सेस और ग्रुप एफिलिएशंस भी फैसला कन किरदार अदा करते हैं। जब चैम्बर्स इल्म का मरकज कम और फ्यूचर पावर्स का वेटिंग रूम ज़्यादा बन जाए तो मेंटोरशिप ख़त्म और पैट्रोनेज शुरू हो जाता है। जूनियर सीनियर्स की लीगल विजन से ज़्यादा कॉन्टैक्ट देखता है, ट्रैक्टर से ज़्यादा केसेस गिनता है, रिसर्च से ज़्यादा पॉलिटिकल रीच देखता है। वो ये नहीं सोचता कि इस शख्स के करीब रहकर लॉ में क्या बनूंगा, वो सोचता है कि इस शख्स के करीब रहकर मुझे क्या मिलेगा। अब एक लम्हे के लिए इस प्रोफेशंस को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और नेल्सन मंडेला के मेयार पर रखिए। अगर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे होते तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट्स के लिए अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट का इंतज़ार करते? क्या वो बैजेस, डिनर्स, स्टिकर्स, फोटोग्राफ्स, पर्सनल लॉयल्टी और बार प्रेशर्स के ज़रिए प्रोफेशनल स्टेटस बनाते? क्या वो हर इख्तलाफ पर स्ट्राइक करते? क्या वो कनेक्टेड वेब की रिकमेंडेशंस को कामयाबी का मेयार बनाते? कभी नहीं। इनकी स्ट्रेंथ प्रेपरेशन थी, प्रिसिशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट थी। और अगर नेल्सन मंडेला ऐसे निज़ाम में होते जहां ग्रुप, पैट्रोनेज, बार प्रॉक्सिमिटी और पॉलिटिकल एलिवेशंस तय करती, तो क्या वो इसी वेब में अपनी बारी तलाश करते? नहीं, वो वेब के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते। वो अपने लिए एक्सेप्शंस ना मांगते, सिस्टम्स के लिए इक्वालिटी मांगते। अजीम मेंटोर्स कनेक्टेड वेब में अपनी जगह नहीं ढूंढता, वो कनेक्टेड वेब के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस पैदा करता है। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि मैं वकला की तज़हीक नहीं कर रहा, ना बाहर के लोगों को हमारे प्रोफेशंस के खिलाफ ज़बान खोलने की दावत दे रहा हूँ। मैं खुद वकील होकर अपने ही प्रोफेशन के अंदर कंसाइंस को झंझोड़ रहा हूँ। मैं वकला की क्लास नहीं ले रहा, मैं इन्हें इनकी असल ताकत याद दिला रहा हूँ कि आप क्राउड नहीं हैं, आप किसी ग्रुप के फुट सोल्जर्स नहीं हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स के ट्रेंड माइंड्स हैं, आप माशरे का लीगल कंसाइंस हैं। मगर ये मुकाम सिर्फ ब्लैक कोट पहनने से नहीं मिलता, इसका हक रिसर्च, ऑनेस्टी, रेस्ट्रेंट, टेम्परामेंट, डिग्निटी और इंडिपेंडेंट जजमेंट से अदा करना पड़ता है। और शायद वो वक्त इतना भी दूर नहीं, क्योंकि जिस लम्हे आम वकील अपनी प्रोफेशनल कंसाइंस बेदार कर लेगा, उसी लम्हे कनेक्टेड वेब की पहली दीवार गिरना शुरू हो जाएगी। फिर इलेक्शन की मछलियाँ काफ़ी नहीं होगी, कोर्ट्स पर स्टिकर लगाना काफ़ी नहीं होगा, क्लिप वाला बैज लगाकर विक्ट्री साइन बनाना भी काफ़ी नहीं होगा, कॉरिडोर में फोटोग्राफ बनाना भी काफ़ी नहीं होगा। आम वकील पूछेगा कि बार फंड्स की ऑडिट कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, डिजिटल रिसर्च एक्सेस कहाँ है, मेडिकल प्रोटेक्शंस कहाँ हैं, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ब्रीफ्स कहाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट्स का प्रेडिक्टेबल सिस्टम कहाँ है, जुडिशल नॉमिनेशंस के क्राइटेरियाज कहाँ हैं। बेनिफिशरीज दर हकीकत अपने लिए दरवाज़ा खोलता है और कॉन्शियस लॉयर दरवाज़ा सबके लिए खोलता है। हम खुद भी बदलेंगे, सेटलमेंट कल्चर से इनकार भी करेंगे, कनेक्टेड वेब में अपनी बारी भी तलाश नहीं करेंगे, टिकटॉक विजिबिलिटी को अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स भी नहीं समझेंगे, कंपोजर से ब्रीफ बनवा कर सिर्फ अपना नाम नहीं लगाएंगे, किताब कोर्ट में लेकर जाएंगे, फाइल्स पढ़ कर जाएंगे और जजमेंट्स की रीजनिंग भी समझेंगे, रिसर्च खुद करेंगे, क्लाइंट्स को झूठी उम्मीद भी नहीं दिलवाएंगे। रूल ऑफ लॉ किसी तकरीर से पैदा नहीं होता, वो रोज़मर्रा के छोटे प्रोफेशनल फैसलों से भी बनता है।
और शायद मेंटोर भी हमें बाहर ढूंढने से पहले अपने अंदर तलाश करना होगा, क्योंकि मेंटोर किसी शख्स का नाम नहीं, मेंटोर एक मेयार है। हम किसी को इसलिए मेंटोर ना माने कि वो मशहूर है, इसलिए नहीं कि उसके पास बड़े केसेस हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रेसिडेंट, सेनेटर, मिनिस्टर्स या कमीशन मेंबर है। हम देखेंगे कि क्या इसने हमारी अकल आज़ाद की, क्या इसने रिसर्च सिखाई, क्या इसने इख्तलाफ की इजाज़त दी, क्या इसने अपने ग्रुप से बाहर के कॉम्पिटेंट लॉयर्स के लिए भी बराबर हिस्सा मांगा, क्या इसने फॉलोअर्स बनाए या आज़ाद इंसान, इसने कितने ऑफिसेस बनाए ये नहीं, इसने कितने इंस्टीट्यूशंस बनाए ये देखेंगे, इसके पीछे कितने लोग चलते हैं ये नहीं, बल्कि इसके पीछे कितने लोग अपने पांव पर खड़े होते हैं ये देखेंगे। और अब इसी मेयार पर आखिरी फैसला कीजिए कि क्या ये मेंटोर है। मेंटोर वो नहीं जो 20-20 ओहदे रखे, मेंटोर वो है जो एक ओहदे को इंस्टीट्यूशन बना दे। मेंटोर वो नहीं जो लॉयल्टी मांगे, मेंटोर वो है जो जूनियर्स को अपने खिलाफ भी इख्तलाफ की जुर्रत दे। मेंटोर वो नहीं जो ब्लैक कोट को इक़्तिदार की सीढ़ी बनाए। मेंटोर वो है जो ब्लैक कोट की डिग्निटी को इक़्तिदार से बुलंद रखे। मेंटोर वो नहीं जो ग्रुप, पार्टी और बेनिफिटर्स के लिए लीगल जस्टिफिकेशंस पैदा करे, बल्कि मेंटोर वो है जो अपने ग्रुप, पार्टी और बेनिफिशरीज को भी कानून की हद याद दिलाए। हम किसी के दिल में झांक कर नीयत का कतई फैसला नहीं कर रहे, हम आउटकम्स का ऑडिट कर रहे हैं। उन्होंने कितने ओहदे लिए ये उनकी बायोग्राफी है। इन ओहदों से प्रोफेशन, इंस्टीट्यूशन, अवाम और आम वकील कितने मजबूत हुए ये इनकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर ऑफिसेस बढ़ें मगर आम वकील की आज़ादी ना बढ़े तो ये लीडरशिप्स का डेफिसिट है। अगर ग्रांट्स बढ़ें मगर बार ऑटोनॉमी ना बढ़े तो ये रिफॉर्म्स नहीं। अगर स्पीचेस बढ़ें मगर लीगल कॉन्शियसनेस ना बढ़े तो ये मेंटोरशिप्स नहीं। अगर ब्लैक कोट आपकी पर्सनल पॉलिटिकल पावर बने मगर आम ब्लैक कोट इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन से महरूम रहे तो सवाल ज़रूर उठेगा कि हमने ताकत को विजडम समझ लिया है, ऑफिसेस को करैक्टर समझ लिया है, पॉलिटिकल एक्सेस को लीगल गारंटी समझ लिया है, क्राउड को इंटेलेक्ट लेगेसी समझ लिया और कनेक्टेड वेब के बेनिफिशरीज को मेंटोर समझ लिया। लेकिन हकीकी मेंटोर ऐसा प्रोफेशनल ऑर्डर बनाता है जिसमें किसी भी लॉयर्स को आगे बढ़ने के लिए कनेक्टेड वेब की ज़रूरत ना रहे। वो अपने नाम का ग्रुप नहीं छोड़ता, वो कानून पर यकीन रखने वाली आज़ाद नस्ल छोड़ता है, जो फॉलोअर्स छोड़े, लॉयल्टीज़ छोड़े, बेनिफिशरीज छोड़े, कैंडिडेट्स छोड़े और अपने कनेक्टेड सर्कल्स के वारिस छोड़े। इसे लीडर्स कहा जा सकता है, पैटर्न्स कहा जा सकता है, गेटकीपर्स कहा जा सकता है, मेंटोर्स नहीं। और जब वकील इंसाफ का रास्ता तलाश करने की बजाय इनरोलमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और नॉमिनेशंस की बारी तलाश करने लगे तो समझ लीजिए ब्लैक कोट बाकी है मगर ग्रेस ऑफ एडवोकेसी ख़त्म हो चुकी है। अगली डिस्कशन में हम इसी कनेक्टेड वेब के सियासी ताने बाने को मज़ीद खोलेंगे कि क्या हमारी बार ग्रुपिंग नेशनल पॉलिटिक्स की एक्सटेंशंस बन चुकी हैं। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।